नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में चलिए आज जैसे कल हमने ऑस्टियोपोरोसिस को पढ़ा था, आज के सत्र में कुछ अलग प्रकार की बस्ती के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहती हूँ, जिसमें आज की हमारी बस्ती है। उस दिन हमने माधुतैलिक बस्ती का किस प्रकार से अनओवुलेटरी पीरियड्स में साइकिल्स में प्रयोग होता है इसको चर्चा किया था। आज के सत्र में कुछ अलग बस्ती के बारे में मैं बताऊंगी जो काफी उपयुक्त है। और जैसे कि हमने देखा किस प्रकार से कल के सत्र में हमने ऑस्टियोपोरोसिस, ये महिलाओं को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख व्याधि है। और मेनोपॉज के साथ एस्ट्रोजन के कमी के कारण, प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण या बाकी सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण महिलाएं काफी प्रभावित होती है, जिसका मुख्य रूप से असर पड़ता है तो बोन पर। और बोन पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सभी को आयुर्वेद में अस्थि दुष्टि, अस्थि क्षय, वात प्रकोप, इस सभी कंडीशन से माना है। और बिल्कुल अस्थि का जो आश्रय है मज्जा, मांस, इन सभी धातुओं के साथ है। अस्थि ये एक डिपर लेवल का धातु है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो अस्थि ये एक ऐसा धातु है जो मनुष्य शरीर के मृत्यु के बाद भी काफी लंबे समय तक रहता है। यानी आज हम लोग देखते हैं ना, टीवी पर, न्यूज पर कई सारे मेडिको लीगल केसेस चलते हैं, उनमें ऐसे न्यूज आते हैं कि इस प्रकार से, या फिर आप सीआईडी वगैरह जैसे सीरियल्स देखते हैं ना, जिसमें कोई हत्या, खून, अपराध के बारे में जांच होती है, तो उसमें काफी बार आपने देखा होगा किस प्रकार से मनुष्य शरीर के अंग अवयवों का मेडिको लीगली कैसे उपयोग होता है। और इसी क्रम में सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो है अस्थि कंकाल का। इवन अस्थिज भावों का, यानी नाखून, केश, दांत, और अस्थि की श्रृंखला या अस्थि का कंकाल जब मिल जाता है तो उसके हिसाब से एक स्केच बन जाता है। और फिर बहुत सारे जो मेडिको लीगल केसेस है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो इसी प्रकार से अस्थि ये एक ऐसा धातु है कि वो डीपली सिचुएटेड है। हमने देखा अस्थि बनने में भी टाइम लगता है, अस्थि जुड़ने में भी टाइम लगता है। अगर हील करना हो, कोई फ्रैक्चर हो, कोई अपघात हो, आघात हो, या ऐसे भी नेचुरली अस्थि धातु का बल बढ़ाने के लिए हमें खासा प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही अस्थि धातु नहीं बढ़ता है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, यानी 20 दिन, कितना भी माइनर फ्रैक्चर अगर होता है फिर भी 20 दिन तो हमें लग ही जाते हैं। तो इसका मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि अस्थि धातु बनने में काफी समय लगता है। तो ऐसे धातु की चिकित्सा करने के लिए या इसकी विकृतियों के लिए मुझे लगता है कि बस्ती एक बड़ा बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है। और जो कि डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है पक्वाशय में, और जाकर जैसे पक्वाशय में पुरुष धरा कला है, पुरुष धरा कला सा एवं अस्थि धरा कला, अस्थि वात का आश्रय संबंध, अस्थि धातु ये वात दोष का स्थान। ये मैं क्यों बताती हूँ हमेशा, क्योंकि आप इस सभी को समझते हैं। केवल मेडिसिन देना ही हमारा ये नहीं होता है, तो हम लोग इस सब को समझकर जो भी हेतु, प्रकृति, स्वभाव, ऋतु चल रहा है, इसके हिसाब से दोषों की अवस्था को समझकर अगर ट्रीट करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर इसका लाभ मिलेगा। और बहुत ही जल्द ही, कम समय में ही आपके पेशेंट्स, आपके ट्रीटमेंट की अच्छे से रिजल्ट्स उनको मिल जाने लगेंगे। तो चलिए आज हम लोग जैसे वैतरण बस्ती की बात करें। इसका नाम देखिए, वैतरण यानी वितरण। जो बस्ती शरीर में वितरित होती है इसको वितरण बस्ती या वैतरण बस्ती कहा है। और बिल्कुल ये स्पेसिफिकली संधिशूल में या आमवात जैसे व्याधियों के लिए ये बेहद उपयुक्त मानी गई है, इसको बनाया ही है। वैतरण बस्ती, इट इज अ फॉर्म ऑफ निरूह बस्ती, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ कषाय, काढ़ा, काढ़े के रूप में ये बस्ती बनती है। और इसीलिए इसको आप वैतरण बस्ती को निरूह बस्ती का ही प्रकार मान सकते हैं। इसके बनाने की एक दो विधियां है, जैसे कि कुछ मैं बताऊंगी इसमें। चक्रदत्त और वंगसेन के जो बस्ती कर्माधिकार में बताया है। बिल्कुल पहले हमें इसमें क्या क्या लगता है वो मैं बताऊंगी आपको। देखिए, इसमें गुड़ लगेगा, हमें गुड़ लेना है, हमें 20 ग्राम गुड़ में पानी मिलाकर इसको हम, जैसे शहद होता है ना, इसके जैसे उसको अच्छे से बना लीजिए, मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से छान लीजिएगा। नेक्स्ट हमें लेना है स्नेह। आपकी जो भी व्याधि है उसके अनुसार आप तेल ले सकते हैं। जैसे आप धन्वंतर तेल लेते हैं, वात के लिए अच्छा होगा। सहचर तेल या दूध, अम्ली का कल्क, यानी इसमें हमें इमली या चिंचा का कल्क बनाना है। चिंचा ये बहुत अच्छे से वेदना का शमन करती है। इवन मैंने चिंचा शारपाक के बारे में और चिंचा कल्क का भी मैंने एक दो कल्प बताए थे, जो वात के पेन के लिए, अस्थि पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जैसे कि अस्थि क्षय या अस्थि विकृतियां, आघातजन्य अपघातजन्य विकृतियां है,
अम्लिका कल्क बनाने के लिए आपको इमली के जो बीज होते हैं ना उसको निकाल दीजिएगा और रात भर पानी में भिगो कर रखिएगा और दूसरे नेक्स्ट डे उसको हाथ से स्मैश करके उसको छान लीजिएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार से हमने गोमूत्र और दुग्ध, फिर स्नेह, लवण 10 ग्राम की मात्रा में, तो कुल मिलाकर हो गया अम्लिका कल्क लेना है 40 ग्राम। तो ये एक प्रकार से बन जाता है, टोटली 300 ml की ये बस्ती बन जाती है। और फिर इसको जो रेगुलर बस्ती देते हैं इसी प्रकार से इसको देना है। अभी इसके बनाने की बस्ती प्रिपरेशन की 2 मेथड्स है। कुछ लोग बोलते हैं या कुछ आचार्य बताते हैं कि पहले आप लवण को एक अच्छे से ये कर लीजिएगा, अच्छा सा पाउडर कर लीजिएगा, और फिर गुड़ को आप लवण के साथ ऐड करिएगा और मिक्स करेगा अच्छे से। फिर इसमें तिल डालिएगा या तिल का तेल या जैसे कोई भी तेल या ऑयल जो आपको स्नेह डालना है वो डालिएगा। फिर चिंचा को आप अच्छे से मिक्स करके मिक्सर से प्रॉपरली ग्राउंड करिएगा एंड फाइनली आप इसमें काढ़ा बनाने के बजाय गोमूत्र का ऐड ऑन करिए। गोमूत्र हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से हम प्रयोग करते हैं, वो एक वेदना के लिए भी और वात्समन के लिए भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर इसको अच्छा सा होमोजीनियस बना ले, अच्छे से इसके मिक्स कर ले, ये एक विधि है। दूसरी विधि में जो अभी मैंने बताया कि आपको गुड़ लेना है और गुड़ के इक्वल उसमें यूरिन डालना है, काऊ का यूरिन डालना है और गोमूत्र डालना है, और फिर उसको अच्छे से मिला लेना है। फिर उसमें हम लोग डालेंगे साल्ट, देन डालेंगे जो भी तेल है यानी स्नेह कल्पना, और फिर इसमें डालेंगे चिंचा या इमली की पेस्ट। और बिल्कुल इस प्रकार से हम गोमूत्र डालकर इसको अच्छे से प्रॉपरली एक इसका प्रॉपर प्रोपोर्शन बना लेते हैं और इसको छान लेते हैं और एक टेम्परेचर चेक करके इसका हम इसको दे सकते हैं एज पर द रूटीन प्रोसीजर ऑफ एनिमा। बिल्कुल एक्चुअली ये निरूह है, तो ये खाली पेट देना ज्यादा ये होता है ना, निरूह हम लोग खाली पेट देते हैं। मात्रा बस्ती के लिए कोई नियम नहीं होता है, जैसे मैंने उस दिन बताया कि मात्रोतलिक बस्ती के लिए भी कोई नियम नहीं, खाना खाने की भी बात आप दे सकते हैं। तो ऐसे भी इसमें भी यही बताया है कि आप इसको भी कभी भी दे सकते हैं, बट थोड़ा लाइक एकदम खाली पेट नहीं, बट थोड़ा खाना खाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। और बिल्कुल आप खाना खाने के बाद या हल्की भूख लगी हो या कुछ खाने के बाद ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं और इसके बनाने की 2 विधियां क्या है। आगे अब इसका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, जैसे मैंने बताया ये मुख्य रूप से वात विकारों के लिए ही पसंद की जाती है। महिलाओं की, स्त्री रोगों की बात करेंगे तो स्पॉन्डियोलाइटिस, कटिशूल, बैक पेन, शोफ, आमवात, सूतिका जन्य कटिशूल को लेकर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि क्योंकि सूतिका ये इटसेल्फ एक प्रकार से वात प्रभावित अवस्था है, और इस सूतिका जन्य वात विकारों में भले वो पेन हो, जो भी आपको लग रहा है कटिशूल है, इन सभी के लिए बेहतर तरीका है कि उसको बस्ती देते हैं तो वात का शमन भी हो जाएगा और ओवरऑल उसके पेन या सभी प्रकार के लक्षण जो है इस पर भी काफी अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी स्पॉन्डियोलाइटिस, पृष्ठ कटिशूल शोफ, जो मेनोपॉज के साथ काफी बढ़ जाती है और महिलाओं में एट द एज ऑफ 35 to 40 के एवरेज एज में ये स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट इसका मैं बताऊंगी आपको लो बैक पेन, जो भी सारे प्रकार के पेन है इनमें आप इसका प्रयोग कर सकती है। महिलाओं में पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह जो सारे इन्फेक्शियस व्याधि होते हैं ना, या लाइक पेल्विक फ्लोर को, पेल्विक एरिया को डिफेक्ट करने वाले, इन सभी में भी बैक पेन बहुत कॉमन रहता है। और इस बैक पेन के लिए मुझे लगता है कि ये इस टाइप की बस्ती ज्यादा यूजफुल है। वैसे तो हम लोग एरंडमूल या नीरू जो रूटीन बस्ती होती है वो सजेस्ट कर ही देते हैं, बट मेरा विचार ये है कि जैसे इसमें चिंचा जो डाली गई है, इस इमली के साथ आम्ल रस ये बहुत अच्छे से वात का शमन करता है, मधुर आम्ल लवण। तो इसमें सारी सारे रस है और इसी सारे रस के साथ ये वैतरण बस्ती बेहतर तरीके से पेशेंट को रिलीफ देती है और बिल्कुल आप इसको आराम से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका मैं बताऊंगी सियाटिका यानी वृद्ध रस्सी में, और इसमें आप दूध भी मिला सकते हैं। गोमूत्र या दूध, इस 2 प्रकार का इस गोपय का अर्थ है। तो कुछ इसका अर्थ क्षीर लेते हैं, कुछ इसका अर्थ गोमूत्र लेते हैं। तो इस प्रकार से आप दूध डालकर भी, अभी दूध डालेंगे तो निश्चित रूप से धातु शक्ति का पोषण भी अच्छे से होगा एंड बहुत अच्छे से बेहतरीन आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे
इसका प्रयोग हमें करना है वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। आम वात की तो ये पेटेंट एक टाइप है। जैसे मैंने बताया, आम का पाचन, आम का नाश करने के लिए बस्ती तो यूज करते ही हम लोग, बट खास करके आम वात में आप अगर लाइक वालू का पुट, श्वेत वगैरह ऐसे करके उसके साथ में बाकी सारी मेडिसिन देकर या दीपन पाचन कराकर फिर लाइक वात शमन वगैरह ऐसे कराकर एक एक जो हमारी स्टेप होती है ना, इसके साथ अगर हम लोग चलते हैं तो आई थिंक वेतरन बस्ती इज द बेस्ट वन फॉर आम वाता। बट आम वात में जैसे आम है तो आम का पाचन करने के लिए वृक्ष स्वेदन या जैसे हम वालू का स्वेदन यूज करते हैं ना, वो ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। अभी मैं आपको उधरसी बता रही थी, साइटिका। साइटिका में मुझे लगता है कि दूध यूज करना ज्यादा बेहतर है। चक्रदत्त ने गोमूत्र बताया है दूध की जगह, बट गोमूत्र भी यूज कर सकते हैं। गोमूत्र कहाँ यूज करेंगे बताइए सभी लोग? एंड गोदुग्ध कहा, जहाँ पे आपको लग रहा है धातु क्षय है वहां पे आप गोदुग्ध करिएगा। और जहाँ पे जैसे इसमें मैंने बताया गुरुद्रसी में इतना ज्यादा आम नहीं होता है, ये एक प्रकार से बोन मास लॉस के कारण या अस्थि प्रकोप के कारण होती है। तो इसको आप इस प्रकार से देखिए कि इसमें गोदुग्ध डाले। अभी आमवात या जहाँ पे आम बना है वहां के आम का पाचन भी करना है तो उष्ण गुण वाला द्रव्य चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट है गोमूत्र। तो वहां पे आप गोमूत्र डालिएगा। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने बताया दोनों डिफरेंसेस है। चक्रदत्त ने गोमूत्र की जगह पर गोदुग्ध डालना है ऐसे बताया है, बट वंगसेन और बाकी आचार्य इस प्रकार से गोमूत्र को ही बताते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है दोनों ही बेनिफिशियल है। इमली तो दोनों में कॉमन है, तो इमली की तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया कि आम्ल रस है तो वात का शमन बहुत अच्छे से करती है और वेदना शमन भी करती है। और ये जाकर बहुत अच्छे से वात का ही नहीं बट वात कफज टाइप की संप्राप्ति हो तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि वायु जब प्रकोपित होता है तो मोबिलाइजेशन पे अफेक्ट होता है और टेंडॉन्स या टार्सल बोन्स को भी वो अफेक्ट करता है। और गुदरसी में वही होता है कि रुक्ष, तोदन और तो एक स्फुरण और जानू कटिग्रह है, चलने नहीं आता, बैठने नहीं आता। तो गुरुदशी में बस्ती है ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी चलती है। बट जैसे आपने आचार्य मंगसेन ने ही बताया कि आप वैतरण बस्ती का प्रयोग करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा कटिशूल में, पृष्ठशूल में, आमवात में, ऐसे अवस्था में। नेक्स्ट मैंने आज ये टॉपिक क्यों लिया है, इसका कारण है इसका प्रयोग आप क्लैब्य या इम्पोटेंसी जैसे व्याधियों में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज गायनिक के सत्र में इस बस्ती को लिया है। सो क्लैब्य कैसे काम करेगा? क्लैब्य में बताइए मुझे जरा, सभी लोग विचार करिए। क्लैब्य यानी इनफर्टिलिटी, नपुंसकत्व, इम्पोर्टेंसी में कैसे काम करेगा? बोलिए मंदाकिनी जी, हम लोग डिस्कस करते करते एक एक इसको ये करेंगे, हाउ इट वर्क्स इन द क्लैब्य। मैम वातस्पम प्राप्ति वाला शायद जहाँ होगा इनफर्टिलिटी, आई थिंक वहां पे। ओके, अभी और कुछ देखिए ना, इसमें गुड़ है ना? गुड़ है, गुड़ डाला गया है। गुड़ कैसे काम करेगा? तिल तेल या कोई भी जो भी तेल हमने डालना है। चिंचा कैसे काम करेगा? और दूध कैसे काम करेगा? सारे और वातस कफज शोधन ये करेंगे, तो जहाँ हम्म वातस कफज वाली प्राप्ति है तो आई थिंक वो वहां पे करेगा। और इसी हम्म तरह से पीसीओडी वगैरह में जो है हमारे ओबेसिटी वाला, मैम उसमें हाँ भी हाँ, करेगा। यस यस, बिल्कुल। और ये गुड़ जो हमने लिया है ना, पुरान गुड़, ये बिल्कुल एक प्रकार से अग्नि को भी बढ़ा देता है एंड ये वात पित्तग्न भी माना जाता है। और ये माइक्रोसेल्युलर लेवल पर जाकर प्रकार काम करता है। और जो भी स्नेह हमने लेना है, भले आप सहचर तेल लीजिए, जो भी तेल आपको लेना हो वो लीजिएगा। और ये तेल जाकर बिल्कुल ये एक प्रकार से वात का शमन भी करेगा और यूनिफॉर्मिटी लाती है। चिंचा टैमरिन जो हमने ली है ये रूक्ष और उष्ण है, और उष्ण गुण के साथ ये आम का पाचन करती है। और बिल्कुल इसीलिए इसमें बहुत अच्छे से चिंचा का रोल रहेगा। गोमूत्र अगर आप डालते हो तो ये भी उष्ण है, लघु है, तीक्ष्ण है, और ये जाकर आम का पाचन करेगा और त्रिदोष का शमन करेगा, स्त्रोतसोम का शोधन करेगा, वात का अनुलोमन करेगा। अगर आपने गोमूत्र की जगह पर गोदुग्ध डाला तो ये तो ब्रूहन। अभी आप इसमें कैसे विचार करेंगे? इस मुझे लगता है कि अगर आप क्लेब या इंफर्टिलिटी के पेशेंट में देना चाहते हैं तो इसमें दूध डालेंगे तो ज्यादा बेहतर। अभी ये डिपेंड करेगा, मैं इसीलिए बता रही थी कि शुक्र दृष्टि किस प्रकार की है। शुक्र दृष्टि अगर वातज टाइप की ज्यादा है तो उसमें दूध डालेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्र दृष्टि कफज टाइप की अगर अधिक है
तो जैसे एक मोटिलिटी या कम होना है, या वीर्य का बहुत ज्यादा पतला होना है, तो उसमें हम लोग गोमूत्र का विचार करेंगे, क्योंकि वो उष्ण गुण वाली है। तो बिल्कुल इस प्रकार से दूध बल्य बृहन जीवनीय और रक्तपित्तग्न है। तो मुझे लगता है जहाँ पे कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है जिसके कारण क्लैब्य है, कोई लाइक एक प्रकार की हिस्ट्री रही हो पेशेंट में, जैसे कि कोई एक कीटाणु का या वीडीआरएल का हिस्ट्री रही हो, ऐसे हिस्ट्री के साथ, या गनोरिया जैसी हिस्ट्री रही हो, कुछ एसटीडी की हिस्ट्री रही हो जिसमें बार बार उनको इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी कम है, ऐसे में अगर आप गोदुग्ध की योजना करते हैं तो और ज्यादा बेहतर। और इसीलिए शायद इस प्रकार से इस वैतरण बस्ती का प्रयोग आचार्य क्लेब भी बताते हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें सारे जो भी ये 4-5 ही भले इंग्रेडिएंट्स है, बट ये बहुत अच्छे से जाकर वात का शमन करेंगे। इसके साथ आप बाकी भी सारी द्रव्यों की योजना करें, जैसे हमने पहले आम पाचन करना है वगैरह, वो सारा करें। और अगर बस्ती का उपयोग करते तो बाद में साथ में कुछ शुक्र धातु पर कार्य करने वाले भी आप यूज करते हो, तो बहुत अच्छे से। एंड जैसे कि सभी आचार्यों ने बताया है कि ये जैसे कि गूद, ये एक मूल स्थान है सिराओं का, और हम लोग बस्ती देते हैं गुद के साथ, तो ये जाती है सार हमारी मस्तिष्क तक, यानी मस्तिष्क से तो हेड से लेकर टो तक बस्ती का काम होता है, तो आपके सारे अवयवों पर। और बस्ती का एरिया जो है अपान क्षेत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेक्ट करने के लिए बस्ती के जैसे दूसरा कोई विकल्प अच्छा नहीं है। तो बस्ती ये पूर्ण चिकित्सा के रूप में, ना केवल वात के लिए, हम लोग समझते हैं कि वात विकारों में, बट ऐसा नहीं है। बस्ती वर्क्स ऑन पित्ता एंड कफ दोषा टू, इतनी ही अच्छे से वो काम करती है। और बिल्कुल इस प्रकार से मुझे लगता है कि हम लोग बस्ती देते हैं तो सभी मायने में ये बेहद लाभदायी होती है, इसीलिए क्लेब्बे जैसे केसेस में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी न्यूरोपैथीज में हर प्रकार के, जैसे नमनेस है, टिंगलिंग है मेनोपॉज में और ओल्ड एज में, किसी भी कारण से नमनेस टिंगलिंग वगैरह अगर सेंसेशन होते हैं, तो उसमें काफी अच्छे से आपको ये बस्ती का प्रयोग होगा, जो न्यू नर्वस सिस्टम को भी जाकर अच्छे से काम करती है, प्रभावित करती है। जैसे मैंने बताया ना, चिंजा वगैरह जाकर सूक्ष्म और व्यवहारिक विकासी है, तो वो दूर तक स्त्रोतों में चले जाती है, और वहां की जो भी पैथोलॉजी है उसका संप्राप्ति का भंग कर देती है, और वात का शमन अम्ल रस करता ही है। तो प्रिकिंग, टिंगलिंग, नमनेस, ये सारे स्टिफनेस, ये सारे लक्षण यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से लाभदायी होते हैं। इसके साथ हाँ, आपको इंटरनल मेडिसिन भी देने हैं, ऐसा नहीं है केवल बस्ती यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें सारी कुछ ये करेंगे। नेक्स्ट इसका उपयोग होता है अनाह में, यानी पेट में गैसेस भरे हैं और जिसके साथ पेशेंट को अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जैसे अनाह ये वात व्याधि का एक लक्षण होता ही है। और मुझे लगता है यहाँ पर आप इस प्रकार से अगर देते हैं तो अनाह भी कम होगा। फिर कोई सूजन की कंडीशन हो, उसमें भी ये लाभदायी होती है। कुछ आचार्य ने ये भी बताया कि विषम ज्वर की कंडीशन में, अभी मुझे बताइए विषम ज्वर में ये कैसे काम करेगा। यस मैम। विषम ज्वर में कैसे काम करेगा बताइए, सारे हमारे डॉक्टर्स विषम ज्वर में इंडिकेशन दिया है इसका, इंटरमिटेंट फीवर करके। यस मैम, कोई किसी को बताना है, संपदा जी, मंदाकिनी जी, विषम ज्वर में ये बस्ती कैसे काम करती है। आई थिंक जैसे इसमें गुड़ वगैरह डाला गया, तो थोड़ा सा विचार करिए और बताइए। मैम तो शोधन करते हुए करती होगी ना विषम ज्वर में, विषम ज्वर में क्योंकि विषम ज्वर में शोधन करती हुई, क्योंकि धातुजत में लीन अवस्था में हम्म, ये दोष होते हैं, तो आई थिंक इस तरीके से। अच्छा, हाँ, ठीक है। और किसी का कुछ विचार। बिल्कुल, ये तो बात सही ही है। और किसी का कुछ विचार हो तो बताइए। विषम ज्वर में जैसे कि ज्वर जो है एक विषम स्थिति में आता है, और जो भी एक ज्वर की संप्राप्ति को देखेंगे तो रसदुष्टि होती है, अरुचि, अनाह, अदमान, आम बनना, अग्निमांदे, ये सारे लक्षण होते हैं। तो ये बस्ती जो हमने देनी है ना, इसमें
सभी प्रकार के क्षमता है, अग्नि को करेक्ट करेगी, दीपन पाचन का भी काम अच्छे से कर लेती है। और शायद एक प्रकार से मुझे ऐसे लगा कि धातु क्षय भी काफी है, तो इस धातु क्षय के साथ ये बस्ती जैसे इसमें गुड़ डाला गया है, तो गुड़ ये काफी अच्छे से काम करता है, बिकॉज गुड़ में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, आयरन वगैरह सारे ऐसे घटक होते हैं ना। सो गुड़ ये कहीं ना कहीं जाकर लाइक एक लीवर मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव कर देता है और कफदोष को थोड़ा सा बढ़ा देगा, बट बाकी वात का भी शमन करेगा। एंड सो इन पॉइंट ऑफ दैट इसमें वेतरन बस्ती का प्रयोग उन्होंने विषम ज्वर जैसी कंडीशन में डाला है। दूसरा इसमें कारण मुझे लगता है कि गोमूत्र, क्योंकि गोमूत्र ये थोड़ा सा तीक्ष्ण उष्ण गुण वाला है और क्षार वाला है, तो शायद ये जाकर यहाँ पे विषम ज्वर में जो कफवात की दृष्टि होती है ना, या ठंडी बजकर आना, और कफ के भी लक्षण और वात के भी लक्षण होते हैं, तो कफवात हर टाइप का इसका काम होता होगा, और इसी कारण से इसको इसमें लिया गया, इसका उपयोग यही बताया है। नेक्स्ट इसका मुझे लगता है चिंचा। अभी चिंचा में भी एक अच्छे से रस अगर देखेंगे तो मधुर आम्ल रस होते हैं चिंचा में, और चिंचा ये सूजन को कम करती है, यानी लिवर मेटाबॉलिज्म पर भी काम करेगी। चिंचा ये रुचि बढ़ाती है, अग्नि को करेक्ट करती है, और ज्वर का भी नाश करती है चिंचा। आम्ल रस लाइक होने के साथ साथ एक एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल वगैरह प्रॉपर्टीज इसमें है चिंचा में, इमली में, और शायद इसी कारण से इन सभी का जो सहयोग बना होता है। और दूध इसमें डाला गया है, तो निश्चित रूप से दूध एक धातुवर्धक भी है, ओजवर्धक है, और इन सभी का मिला जुला इफेक्ट शायद उन्होंने इसी प्रकार से बताया होगा, तो जाकर ये विषम ज्वर में भी लाभदायी होता है। कुछ कुछ आचार्य बताते कि कुलत भी यूज कर सकते हैं। अभी अमेनोरिया या हाइपर कोलेस्ट्रॉल अगर हो तो कुलत डाला जाता है, कुल्थी। कुछ एक रेफरेंस में कुल्थी का भी प्रयोग बताया है। तो इस प्रकार से ये वहां पर भी काम करती है। यस मैम, बोलिए। जैसे कुछ आचार्य बताते हैं कि धान्याम्ल का प्रयोग करिए और कुलत का भी प्रयोग करिएगा, तो ये जाकर थोड़ा सा रुक्शन या इमिसिएशन, जहाँ पे ओबेसिटी, स्थूलता है, वजन बढ़ा है, ऐसे में इसका उपयोग है। मैम धान्य अम्ल का गुण क्या होगा? धान्य हम अम्ल जो ये होता है, अम्लता है, फर्मेंटेड है ना, तो वात शमन करेगा, धान्य अम्ल यानी कांजी के तो मैम जैसे। चिंचा को धान्य अम्ल के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब दोनों गुण सेम सेम होंगे? हाँ, दोनों का काम सेम होगा। यस, आम्ल रस है तो दोनों का काम सेम ही रहेगा। ठीक है। यस, बट इसके साथ में आपको थोड़े वात शमन के द्रव्य भी देने रहेंगे, जैसे मैंने वालुका स्वेद बताया, या रसोन गुटी बताई, योगराज गुड़ की, या फिर वातारी कल्प, ऐसे कुछ भी जो दशमूलारिष्ट है, जो बाकी रहेगा ना, वो सारा इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। ये बृहत्रयी में ज्यादा इसका रेफरेंस नहीं मिला है। चक्रदत्त और माधव और वंगसेन संहिता में इसका रेफरेंस मिल जाता है, और थोड़े से लाइक मैंने जैसे बताया वेरिएशन है इसके, इसमें कंटेंट्स में भी वेरिएशन है। गोमूत्र की बात की, गोदुग्ध की बात रही, और बिल्कुल, बट इट फोकसेस ऑन मेनली। देखिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना कि माधव निदान के ही काल में जैसे लोगों में आलस बढ़ा था, जैसे चरक सुश्रुत वगैरह पहले आए थे, उसके बाद में माधव निदान आए, तो उस समय पे सारी मतलब अच्छे ये हो गए थे, तो पिष्टान्न सेवन, आदिवास वाप, आलस बढ़ा था, तो तभी अमवात की वहां पे पहचान हुई। और अमवात के बारे में इसीलिए वंगसेन या बाकी आज थोड़े से रिसेंट वाले जो आचार्य उन्होंने उसमें लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर देता है कि निश्चित रूप से इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। और आमवाद के साथ साथ क्लैब्यवादी व्याधि में भी उन्होंने इसका वर्णन किया है, तो आई थिंक क्लैब्य के लिए भी ये सारी बातें भी सोचनी है इसमें। और तो दो इंग्रेडिएंट्स मैंने अलग से बताया आपको, एक कुछ कुछ लोग इसमें धान्याम्ल भी मानते हैं और कुलत भी डालते हैं, तो वही मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से छेदन भेदन की संप्राप्ति और ओबेसिटी, ग्वाइटर जैसे व्याधियों में इसका प्रयोग करना, ये शायद इंडिकेट करता है। और मैम बताइए आपके केसेस के बारे में। मैम एक पेशेंट थी, हाँ, हाँ
उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड शायद उसका था 25 का था, तो हाँ हाँ 25 को उसको पीरियड्स नहीं आया, तो 26 को उसने प्रेगनेंसी चेक किया, तो हम्म, पॉजिटिव भी पॉजिटिव था। तो मेरे से पूछा तो मैंने उसको गुड़ का काढ़ा बता दिया पीने के लिए। अच्छा। तो मैम पीरियड उसके आ गए, हाँ आ गए, अच्छे से हो भी गए। हाँ हाँ अब मैम ये जो वो 7-5 दिन हो गया, अब वो हाँ प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, उसका पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी तो नहीं, अभी तो पॉजिटिव ही आएगा ना मैम, अभी तो 15 दिन तो हमें वेट करना पड़ेगा ना हाँ, रिपीट टेस्ट करना करने के पड़ेगा। लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा था मैम, मतलब रिसेंट का जो था, अच्छा। हाँ, अच्छा 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 मिला फिर आपको रिजल्ट। हाँ एक और मैम, एक पेशेंट है ना, वो प्रेग्नेंट है, हम्म अभी जल्दी कंसीव की है वो, हम्म तो टॉर्च था, हम्म तो टॉर्च का वो इलाज लिया उन्होंने कहीं, और उसके बाद वो कंसीव किया है, तो आज हमारे मतलब हमारे यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि वो कंसीव कर रहे हैं। फिर एक रूटीन हम्म चेकअप के लिए भेजते हैं ना एमसी पैनल के लिए, उसमें हम्म। उनको डायबिटीज आया है। तो मैम डायबिटीज में फिर अब क्या चलाएंगे उसको, ऐसे कौन से द्रव्य डायबिटीज चलाएंगे। आया है क्या? डायबिटीज आया है? हाँ हाँ, फास्टिंग बढ़ा हुआ है मैम, 225 है। अरे बाप रे। और प्रेगनेंसी के कितने दिन हो गए हैं? अभी जस्ट मालूम पड़ा है मैम, आज पहला ही मतलब आज ही मालूम पड़ा है। अरे बाप रे। और कुछ हिस्ट्री रही है क्या? हिस्ट्री का मैम यही है ना, उसको हो ही नहीं रहा था, बच्चा रुक नहीं रहा था, तो वो दिखा रही थी कहीं डॉक्टर को, तो उनको टॉर्च पॉजिटिव था, आया हुआ था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो डॉक्टर ने हम्म। बोल दिया कि दवा खा लीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप लोग ट्राई करते रहिएगा, तो वो ट्राई करती रही। फिर वो डॉक्टर ही मतलब चेंज हो गया होगा, वो डॉक्टर की चली नहीं होगी, तो वो हमारे यहाँ आ गई, तो उसने फिर दिखाया यहाँ पे, तो हमने जांच कराई, फिर एएनसी पैनल वगैरह कराया, तो मालूम पड़ा कि उसको डायबिटीज है। अच्छा, तो तो अभी मैम जैसे डर उसको लग रहा है, मैंने डायबिटीज का ऐसा जैसे हो गया, गुड़मार वगैरह दे सकते हैं हम लोग, करेला, ऐसे थोड़ा सा अश्वगंधा तुलसी का काढ़ा दीजिएगा, मतलब नेचुरल रहेगा। अश्वगंधा और नेचुरल शुगर तो इसको मैम बिल्कुल। तुलसी तुलसी गरम नहीं करेगी। हाँ, तुलसी का थोड़ा सा ये होता है एक्चुअली, बट ठीक है। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कहा देखते हैं अभी फिर पूछूंगी आपसे। अच्छा, कितना है मैम? आपने मतलब ब्लड ग्लूकोज करवाया है या ये करवाया है? 225 फास्टिंग है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा डाइट चेंजेस भी करवा लीजिएगा ना उसको। जी, और पतली दुबली है कार्बोहाइड्रेट, मैम। कार्बोहाइड्रेट कम थोड़ा सा ले अभी, तो ठीक है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे में कि एकदम वेट भी अच्छा रखना होता है ना, तो लाइक इसके लिए। बट ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही होंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज, हल्का फुल्का। वेट वगैरह बढ़ा है क्या कुछ ऐसे? नहीं मैम, पतली दुबली है, बहुत ज्यादा पतली है, छोटी सी है, नाटी पतली सी है, उसका वेट हमें बढ़ाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि एक कृष वाले होते हैं, एक स्थूल रोगी हाँ, होते होता हैं। है ना, यस यस, होता है हाँ, ना। तो वो कृष वाली लग रही है मेरे को, लेकिन अब ये है कि कृष वाली भी है लेकिन प्रेगनेंसी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें। बिल्कुल। मैम एक ये दीजिए, निशा अमल की दीजिए उसमें ना, निशा अमल की। जी, निशा आंवला की, अश्वगंधा हाँ, और गुड़मार, ये कॉम्बिनेशन गुड़मा, पे। यस, ये कॉम्बिनेशन दीजिएगा। और उसको बाकी थोड़ा मूंग दाल, ये वो थोड़ा सा आप एडवाइस करिएगा। और बीटर वेजिटेबल्स लाइक मेथी, करेला, और ऐसे शिगरू थोड़ा सा ऐड ऑन करें, कैबेज वगैरह के जैसे, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम थोड़ा चाय वगैरह या काढ़ा वगैरह भी बना लेती, तो उसमें सिनामोम डाले, हल्दी, नींबू, हल्दी, नीम, हम्म, आंवला, इसका हम्म, वो ज्यादा उपयोग करें। जो भी चूर्ण के रूप में भी दीजिएगा या काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी में भी चलते हैं। एक दूसरा मैं बताऊंगी, शुगर लेवल पर काम करने के लिए फेनुग्रीक, उसका ना पानी बनाकर दीजिएगा, मेथी दाने का पानी ना भिगो कर अच्छे से हम्म। करें। और मैम गुड़ूची भी दे सकते हैं आप, गुड़ूची आदि काढ़ा भी दे सकते हैं। उसी में मिला निशा आंवला हाँ, की, उसमें अश्वगंधा, दीजिएगा गुड़मार साथ। गिलोय। तो वो मतलब एक रसायन भी होता रहेगा उसका, और हम ऐसे द्रव्य चुन रहे कि जो उसको प्रेगनेंसी के लिए भी कंफर्टेबल है और जिसका हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी भी है, इसलिए मैं आंवला की बताया मैंने।
और नेचुरली ही उसको थोड़ा हम पूरी ये करके ही कर सकते हैं। जी। और डाइट चेंजेस जरूर करें। दूध पिए, वो पतला दूध पिए। शुगर थोड़ा अवॉइड ही करे शुरू के दिनों में, फिर बाद में हम एड ऑन कर सकते हैं जैसे उसका लेवल ये देखकर, है ना। कभी कभी ना शुरू में मतलब बॉर्डर लाइन भी होती होगी, देखते नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में या आफ्टर 1 मंथ कैसे फर्क होता है वो भी देखते हैं। बट हरिद्रा और ये सारी कॉम्बिनेशन जरूर यूज करके देखिएगा आप। जी। और एक गुरुजी और मैम, एक और इंटरेस्टिंग केस है। हाँ। एक पेशेंट है ना, 40 ईयर के हैं वो। हम्म 40 ईयर के हैं और वो, उनको नींद आती रहती है, वो चलते चलते सो जाते हैं। हम्म। वो मतलब ऐसे, वो मंडी जाते हैं सवेरे 4 बजे उतर के सब्जी लेने के लिए, फिर वहां से आते हैं, फिर उसके हम्म बाद वो दिन भर सब्जी की ठेली लगाते हैं। लेकिन हम्म। उनकी प्रॉब्लम ये है कि रात में नींद बहुत अच्छी आती है, एकदम शांत, एकदम बढ़िया सी नींद आती है। लेकिन फिर वो चलते चलते सो जाएंगे, मतलब उन्हें कोई समझ में ही नहीं आता है कि नींद क्यों इतनी आ रही है। नींद ज्यादा आ रही है। हाँ, एडिक्शन भी कुछ नहीं है, और वेज वेज खाने वाले हैं, तो मैंने कहा थकान ज्यादा हो जाती है क्या, तो कह रहे हैं हाँ थकान तो हो ही जाती है। तो हम्म। और तो कुछ फाइंड आउट नहीं हो पा, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि अगर मैं चल रहा हूँ तभी मैं सो जाऊंगा, खड़ा हूँ तो खड़े ही सो जाऊंगा, ऐसा मैम कैसे थायराइड होता है। चेक किया क्या? थायराइड चेक किया? नहीं मैम, आज तो मैंने फुल बॉडी चेकअप लिख के भेज दिया है, मैंने कहा पता नहीं क्या है, फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, तो उसमें थायराइड आ ही जाएगा फिर। हाँ थायराइड का देख लेते हैं, अगर ज्यादा सो रहे तो थायराइड को सोचना देखना पड़ेगा ना। जैसे थायराइड हम्म। डिस्टर्बेंसेस होगा तो होता है। वेट लॉस का कुछ है क्या? ना ना, अच्छे मतलब मध्यम काय बॉडी है। अच्छा। अरे वो मेरे सामने ही है, ऐसे बात करते करते ऐसे आंखें भरी भरी जा रही थी, तो मैंने कहा सिर में दर्द रहता है क्या आपके, जैसे मुझे साइनसाइटिस टाइप का लगा। और तो बोलते वो तो भूख कभी पर कभार कुछ होता परिणाम, है। भूख पर और इरिटेशन, चिड़चिड़ापन वगैरह कुछ है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। फिर मैम निश्चित रूप से थायराइड का ही आएगा, तो हम लोग इसको ना ये करेंगे। फिर भी अभी के लिए आप जैसे ना उनको थोड़ा सा बला अश्वगंधा कॉम्बिनेशन दीजिएगा क्षीरपाक के रूप में। हम देखते हैं कितना आता है थायराइड, फिर हम लोग उसको ये करेंगे। लाइक अगर थकान है, जो भी है लक्षण, तो उसके लिए थोड़ा सा विचार करेंगे। बट अभी क्षीरपाक एक दीजिएगा। हाँ। और हम इसमें रसपाचक वटी एक देते हैं। रसपाचक क्योंकि रस धातु ही हम लोग मानते हैं ना एज एंडोक्राइनल, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंटली रस रहता है। रसपाचक देते हैं उसको, ये होता अग्नि भी अच्छा चलेगा। और ये क्षीरपा कल्पना देते तो उसका थोड़ा थकान भी कम हो जाएगा। एक और आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जी। बलारिष्ट ऐड करिए। बलारिष्ट 2-2 चम्मच ऐड। जी। हाँ और फिर देखते हैं। ठीक है। यस। और किसी का कुछ हो तो बताइए, संपदा जी और बाकी सभी लोग भी, वैद्य भी। मैम, मेरा जो वो इंद्रलिप्त वाला पेशेंट था ना, हाँ। उसका नस्य तो हमने अणु तेल का बनाया था ना, वो अणु तेल का नस्य उसने ले लिया। अच्छा। अब अच्छा। हाँ, अब उसको कौन सा नस्य देंगे, अब ब्रहण नस्य देंगे। दे दीजिएगा बला, इसका भी दे सकते हैं, या फिर पंचेंद्रिय वर्धन दीजिएगा, पंचेंद्रिय वर्धन। अच्छा। हाँ मैम पंचेंद्रिय आपने वर्धन अच्छा है। नंबर नहीं डाला उस दिन, आपने जो कह रहे थे ना कि दवाइयाँ मंगा लेते हैं वहां से, हाँ मैं डाल देती हूँ, तुरंत डाल देती हूँ, अभी डाल देती हूँ क्योंकि बिल्कुल। फिर मैं तेल से मंगा लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डाल देती हूँ। फिर मैं पंचेंद्रिय वर्धन से उनको। पंचेंद्रिय वर्धन दीजिएगा हाँ। और मैम ऑयल स्किन में मैडम लगाने की क्या दूं? हाँ ये ऑयल ऑयल नस्य के स्किन। लिए है, पंचेंद्रिय वर्धन नस्य के लिए है। नहीं, वो सिर्फ मसाज के लिए ऑयल बोल रहे हैं। अच्छा मसाज के लिए, तो मैम बला ही दे देते हैं ना, बला। अच्छा। हाँ बला ही अच्छा रहेगा। ठीक है। हम्म। जी, ठीक है। मैडम मलप्पा चौकवटी किधर मिलती है? हेलो हेलो। हाँ मैम बोलिए। मलप्पा चौकवटी किधर मिलती है? मलपाचक वटी नाम तो मैम ही शायद बता पाएंगे, क्योंकि उस दिन इंग्रेडिएंट्स मैंने पूछा तो था। इंग्रेडिएंट्स तो है मैम, मैं आपको शेयर कर देती हूँ उसका ना, मलपाचक वटी का। मैम ये एक कैसे काम करती है मलपाचक वटी, मतलब थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में।
एक्चुअली ना मलपा ये जो मलपाचक है ना, जैसे मल में जो भी आम है, इस आम पर जाकर ये काम करेगा। मलपाचन यानी आम पाचन ही एक प्रकार से। जब मल में किसी प्रकार से चिकट या पिछिलता होती है, कुछ एक प्रकार से अनअब्सॉर्ब्ड मटेरियल आने लग जाता है, तो जिसके कारण अग्नि पर भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप मलपाचन देखते हो तो मल के अंदर का जो भी एब्सॉर्ब ठीक से नहीं हो रहा या दुष्ट ऐसे घटक जो है वो निकल जाते हैं और मल क्लियर होता है। और जैसे मल क्लियर होता है तो अग्नि और ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो आम वात या जहां पर आपको लग रहा है कि आम बना है, ऐसे में आप मल पाचन भी कर, आम पाचन तो कर देते हैं, आम तो बाकी निकल जाएगा, बट मल में भी अगर आम हो तो फिर उसको जो एक ये होता है ना, मल उसका जो होगा वो आम भरित होगा। और इस आम भरित मल के साथ फिर आगे ये दुष्ट है, ही है, सड़ा हुआ है, फिर मलावष्टंभ होगा या मल ठीक से क्लियर नहीं होता है। और ये ऐसा दुष्ट मल कई हमारे शरीर में रहता है, तो ये आगे जाकर फिर अग्निमांद्य, अनाह, अधमो, अधमान, अटोप जैसे लक्षण को डेवलप करता है। इसीलिए हम लोग अगर मैम हम्म ये पूरी धरा तलाब पे काम करेगा। हाँ, पूरी उच्च धरातल धरा ना, पे ये कहना चाहिए। पक्वाशय के अंदर में जो भी थोड़ा सा मल बचा हुआ है उसको भी वो निकाल देगा। जैसे आम पाचन में भी तो वही करते हैं ना, आम को बिल्कुल निकाल देते हैं, वैसे ही यहाँ पे मल में जो भी आम के अंश है उसका पचन हो जाएगा तो मल क्लियर आने लगेगा। और मल क्लियर आता है तो ऑफकोर्स अन्न वस्त्र तत्स पर भी इसका परिणाम होगा, है ना, अग्नि भी बढ़ेगी, भूख अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा चलेगा ऐसे। तो मैडम इसका यूज प्रिपेयर कैसे करेंगे, मतलब कब करेंगे मैम इसको यूज? इसका यूज जैसे आप आम करिए पाचन अजीर्ण, के बाद अग्निमांद्य, अतिसार, प्रवाहिका, या जहां पर भी आपको पेशेंट बोलता है कि मल ठीक से नहीं आता है, गृहिणी में करिएगा, ऐसे सभी व्याधि में कर सकते हैं। ठीक। जहां पे अग्नि ठीक नहीं, अग्नि को करेक्ट करना है तो मल पाचन देखकर देखकर देखिएगा, आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। पेन भी होता है ना, कटिशूल, उदरशूल, इसमें भी आप दे सकते हैं। ठीक है। जी मैम। यस। ओके, चलिए फिर रुके, और कुछ पूछना है बोलिए। मैडम किधर मिलती है वो पता बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली मैंने भी कभी मंगाई नहीं, बट हम लोग द्रव्य ही कॉम्बिनेशन करके देते थे। उस द्रव्य का प्रमाण। हाँ ठीक है, मैं डाल देती हूँ, फिर से एक बार अच्छे से डाल देती हूँ उसको। ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए तो मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप भी ये करिएगा और फिर कल मिलेंगे। ठीक है।